ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले हफ्ते मुझे काफ़ी प्रश्न प्राप्त हुए और काफ़ी लोगों ने पूछा है कि जो ज्योतिष में रत्नों का इस्तेमाल किया जाता है उपाय के तौर पर, उसके बारे में हमें डिटेल से बताइए। और इसके बारे में जो रत्नों का हम इस्तेमाल करते हैं ज्योतिष में उपाय के तौर पर, उसमें लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ हैं। तो सब ने कहा है कि आप उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करिए। जैसे कि आप जाते हैं तो बहुत जगह लिखा रहता है कि राशि स्टोन आप पहनिए, कि हम राशि स्टोन पहन सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है वो सारी उंगलियों में, अंगूठों में भी जो है वो कुछ रत्नों का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो सही है? क्या हम उसको इस तरह से हम पहन सकते हैं? और बहुत सारे, जैसे कहा कि किस उंगली में पहने, किस धातु में पहने, किस तरह से पहने, मेल को किस हाथ में पहनना चाहिए, फीमेल को किस हाथ में पहनना चाहिए, किस रत्न का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें नुकसान ना हो। और उसके अलावा भी कई लोग कहते हैं कि हम क्या अंगूठी को उतार कर रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए। कुछ कहते हैं कि क्या हम डेड बॉडी को टच कर लेंगे तो क्या हमारी अंगूठी बेकार हो जाएगी। कुछ कहते हैं कि क्या हम जो टेलीफोन के, मोबाइल के रेडिएशंस होते हैं, उनसे भी हमारे रत्नों का जो एक इफेक्ट पड़ता है या उनका कुछ खराब हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया जाए कि ज्योतिष क्या कहता है इन सभी चीज़ों के बारे में। ज्योतिष में उपाय सुझाए गए। उपाय हम दो कंडीशन में करते हैं कि लोग समझते हैं कि जो प्लैनेट हमारे लिए अशुभ है, जो ग्रह अशुभ है, शायद हमें उसी का उपाय करना है। नहीं, वो ज्योतिष में उपाय हम दोनों ग्रहों का करते हैं, जो शुभ होते हैं और जो अशुभ भी होते हैं। अशुभ प्लैनेट की अशुभता को कम करने के लिए और जो शुभ प्लैनेट हैं जो हमें अच्छा फल दे रहे हैं उनकी शुभता को बढ़ाने के लिए। तो दोनों तरह से हम उपाय कर सकते हैं। जो प्लैनेट हमारे लिए शुभ हैं उनके लिए भी, और जो प्लैनेट अशुभ हैं उनके लिए भी हम उपाय करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि उपाय तो बहुत हैं ज्योतिष में, बट हम उपाय कब करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जब हमें उपाय की जरूरत पड़ती है। जैसा हम जानते हैं कि बर्थ के टाइम हमारा जन्म पत्री या हॉरोस्कोप बनता है और उस हॉरोस्कोप को देखकर हमें ये पता लगता है कि इस व्यक्ति के या इस नेटिव के हॉरोस्कोप में कौन से प्लैनेट शुभ हैं और कौन से प्लैनेट अशुभ हैं। किन प्लैनेट का शुभ फल मिलेगा, किन प्लैनेट का अशुभ फल मिलेगा, और वो किस पीरियड में मिलेगा और किस तरह का फल मिलेगा। तो उन प्लैनेट के हिसाब से, उन ग्रहों के हिसाब से, जो ग्रह शुभ हैं या अशुभ हैं, उनका हम बचपन से ही या जितनी जल्दी होता है उसमें हम उसका उपाय करना शुरू करते हैं। इसके अलावा ज्योतिष में बहुत सारे योग बताए गए और योग के लिए भी हम उपाय करते हैं। कोई शुभ योग होते हैं, कोई अशुभ योग होते हैं। तो कुछ जैसे अशुभ योग बताए गए बहुत सारे, जैसे एक चंद्रमा से केमद्रुम योग बनता है, गुरु चांडाल योग बनता है, काल सर्प योग बनता है, शकट योग बनता है। इन सब के बारे में शायद आपने सुना भी होगा। तो इस तरह के कोई भी अगर हमारे अशुभ योग बनते हैं हॉरोस्कोप में, तो उनका भी हम उपाय जो है वो शुरू से ही करना शुरू करते हैं, जिससे कि हमें उनका खराब फल ना मिले। इसके अलावा हमारी जो हर प्लैनेट की एक दशा ऑपरेट होती है, हर प्लैनेट की एक दशा का जो है वो समय होता है। और कभी कभी हम जानते हैं कि कुछ प्लैनेट हैं जो हमें अशुभ फल देने वाले हैं जब उनकी दशा ऑपरेट होगी। तो उस दौरान जब उस प्लैनेट की दशा ऑपरेट होती है तभी भी हम उसके उपाय करना शुरू कर देते हैं। और जैसे मैंने कहा कि दोनों केसेस में, अगर प्लैनेट शुभ है तभी भी और प्लैनेट अशुभ है तभी भी हम उपाय करते हैं, शुभ प्लैनेट की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभ प्लैनेट को शांत करने के लिए या उसकी अशुभता को कम करने के लिए। तो जो भी दशा प्लैनेट की ऑपरेट होती है उस पीरियड में हम देखते हैं कि ये शुभ होगा या अशुभ फल देगा, और उसके हिसाब से हम उसके उपाय करना शुरू कर देते हैं। और ज्योतिष में कोई भी जब हम इवेंट प्रिडिक्ट करते हैं या कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं
तो उसमें गोचर का भी जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आज के दिन जो जोडियक में प्लैनेट की पोजीशन है उसका हमारे हॉरोस्कोप में क्या इफेक्ट होने वाला है। इसको हम गोचर कहते हैं या ट्रांजिट कहते हैं। कभी कभी गोचर भी बहुत अशुभ होता है और कभी कभी हम देखते हैं कि किसी एक प्लैनेट का गोचर बहुत ज़्यादा अशुभ भी हो सकता है और हमें पता है कि ये गोचर होने वाला है, इसके रिजल्ट हमें बहुत अशुभ मिलने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब तक उस प्लैनेट का गोचर रहता है वहाँ पर, तो उसके लिए भी हम कुछ जो है वो उपाय करना शुरू कर देते हैं कि ये अशुभ गोचर होगा और ये कुछ टाइम तक रहेगा और उस टाइम तक हमें उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। जैसा आपने देखा कि दशा है या गोचर है, उनके उपाय हमें कुछ टाइम के लिए करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ दशा एंड ट्रांजिट। लेकिन जो जन्म पत्री में प्लैनेट की पोजीशन है उसके उपाय हमें परमानेंटली और शुरू से ही जो है वो करने पड़ते हैं। अब कुछ नॉर्मल सिचुएशन में भी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, परिवार में शांति रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, तो उसके लिए भी हम नॉर्मल उपाय करना शुरू कर देते हैं। तो इन सिचुएशन में हमें ज्योतिष में उपाय बताए गए। और जब भी हम किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड उपाय आपको बता दिया जाता है, शायद आपको इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं बहुत सिंपल हैं, जो हर व्यक्ति बड़ी आसानी से कर सकता है। कोई किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उपायों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है दान। हर प्लैनेट की कुछ वस्तुएं होती हैं और हम उन प्लैनेट की वस्तुओं का दान करते हैं। दान के बारे में भी हम किसी दिन चर्चा करेंगे कि हम किस प्लैनेट की वस्तु का दान कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि हम कोई दान कर रहे हैं तो शायद अच्छा काम ही कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी अगर हम गलत प्लैनेट की वस्तुओं का दान कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायी भी हो सकता है। तो किसी दिन हम उस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरा उपाय है रत्नों का इस्तेमाल, यूज ऑफ जेमस्टोन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और तीसरा होता है पूजा पाठ। पूजा पाठ में सारी जो भी हम जो कंसर्न प्लैनेट के देवी देवता होते हैं, मंत्रों का जाप है, हवन है, जो भी मतलब पूजा पाठ से कनेक्टेड है, वो हम उसको तीसरी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ज्योतिष में बहुत साधारण उपाय जो शायद हम पहले सभी लोग करते भी थे, एक दान है, दूसरा यूज ऑफ जेमस्टोन या रत्नों का इस्तेमाल है, और तीसरा है पूजा पाठ। इन 3 उपायों के द्वारा ही हम सारे प्लैनेट, जो प्लैनेट हमारे लिए अशुभ है उनको हम शुभ कर सकते हैं, और जो प्लैनेट हमारे लिए अशुभ है उनको हम शुभ कर सकते हैं, और जो प्लैनेट शुभ हैं उनकी हम शुभता को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम रत्नों की बात करेंगे या जो भी भ्रांतियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम देखते हैं कि ज्योतिष में हर प्लैनेट, हर ग्रह के लिए किस जेम स्टोन को बताया गया कि कौन सा जेम स्टोन किस प्लैनेट के लिए यूज करते हैं। और जेम स्टोन भी 2 तरह के होते हैं, एक तो कीमती हम रत्न कहते हैं, प्रीसियस स्टोन कहते हैं, और दूसरा एक था सब्स्टिट्यूट। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते या कीमती रत्न जो है उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट या सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं, उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर प्लैनेट के लिए एक जेम स्टोन निर्धारित किया गया। और इसके अलावा जब हम जेम स्टोन पहनते हैं तो 2-3 चीज़ों का हमें और भी ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हम किस मेटल में पहने, अगर हम रिंग पहन रहे हैं या लॉकेट पहन रहे हैं तो किस मेटल में पहने, सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, किस उंगली में पहनना चाहिए, और तीसरा यह किस दिन पहनना चाहिए। ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जब हम रत्नों की बात करेंगे कि हर प्लैनेट के लिए कौन सा रत्न निर्धारित है। उसमें हम दोनों की बात करेंगे, जो प्रीसियस है और सेमी प्रीशियस स्टोन, दोनों की हम बात करेंगे। किस उंगली में पहनते हैं, किस मेटल में पहनते हैं, और उसको किस दिन पहना जाता है। तो सबसे पहले अगर हम सूर्य ग्रह की बात करें, सूर्य ग्रह जिसको हम सन भी कहते हैं, तो उसका जो प्रीशियस स्टोन है वो रूबी है, जिसको हम हिंदी में मानिक कहते हैं, मानिक।
और इसका जो सब्स्टिट्यूट स्टोन है या सेमी प्रीशियस स्टोन है उसको हम रेड तुरमुली, एक तुरमुली स्टोन होता है वो रेड कलर का जो होता है उसको हम रेड तुरमुली कहते हैं, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम मानिक या रूबी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग एक्चुअली। और जो इसका मेटल है सन का या सूर्य का वो गोल्ड है, सोना है। इसको हमेशा हम रिंग फिंगर में पहनते हैं और इसको संडे के दिन या इतवार के दिन इस जेम स्टोन को पहना जाता है। फिर हम चंद्रमा की बात करते हैं जिसको हम मून कहते हैं इंग्लिश में। और मून के लिए जैसा हम जानते हैं कि जो वाइट पर्ल है, सफ़ेद मोती, वो मून का जेम स्टोन है। और इसके सब्स्टिट्यूट स्टोन भी कई सारे हैं जैसे कि स्फटिक है, सीप है, शंख है, मून स्टोन है। ये कई सारे इसके सब्स्टिट्यूट स्टोन्स भी हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी हैं जिनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक मेटल का सवाल है, जो चंद्रमा की मेटल है, धातु है, वो चांदी है, सिल्वर है। और इसको हम सबसे छोटी उंगली में पहनते हैं और मंडे के दिन, सोमवार के दिन इसको पहना जाता है। उसके बाद हम मंगल की बात करते हैं, मार्स की बात करते हैं। मार्स का जो स्टोन है, प्रीशियस स्टोन, उसको हम कोरल कहते हैं या मूंगा कहते हैं। और इसका कोई सब्स्टिट्यूट स्टोन नहीं होता है। और जहाँ तक धातु का सवाल है, मूंगे के लिए हम किस धातु का इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम गोल्ड का भी कर सकते हैं, सिल्वर भी कर सकते हैं या कॉपर भी कर सकते हैं। और इसको भी हम रिंग फिंगर में ही पहनते हैं और मंगलवार के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन हम इसको पहनते हैं। उसके बाद मरकरी है, बुध है। बुध का जो प्रीशियस स्टोन है वो एमरल्ड है जिसको हम पन्ना कहते हैं, जो हरे रंग का होता है। और इसके लिए बुध के लिए कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन भी बताए गए जो कि पेरिडोट है, ग्रीन तुरमुली है, टर्कुलिन है या फिरोजा जिसको हम बोलते हैं, वो भी है एक्चुअली में। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूट स्टोन्स हैं प्लैनेट मरकरी के लिए या बुध के लिए। बुध को हम लोग जो पन्ना है या तो सोने में पहनते हैं या चांदी में, या हम जो बेल मेटल है जो जिससे हमारे मंदिरों में घंटियां बनती हैं, उस जो एलॉय है मेटल का, उसमें हम ये रिंग बनाते हैं। और इस रिंग को सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है बुधवार के दिन यानी वेडनेसडे के दिन जो है। फिर अगर हम गुरु की बात करें, बृहस्पति की बात करें, जुपिटर की बात करें, तो उसका जो प्रीशियस स्टोन है वो येलो सफायर है जिसको हम पुखराज कहते हैं। और इसका जो सब्स्टिट्यूट स्टोन है वो टोपाज है। और इसको नेचुरली हम लोग गोल्ड में या सोने में पहनते हैं। और इसको इंडेक्स फिंगर में, इंडेक्स मतलब जो अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है, उसमें इसको पहना जाता है। और इसको हम थर्सडे के दिन या बृहस्पतिवार के दिन इसको हम पहनते हैं। फिर वीनस की बात करते हैं, शुक्र है जिसको हम हिंदी में शुक्र कहते हैं। और इसका जो प्रीशियस स्टोन है वो डायमंड है जिसको हम हीरा बोलते हैं। या कभी कभी जो हम इसका सेमी प्रीशियस स्टोन भी इस्तेमाल करते हैं जिसको हम अमेरिकन डायमंड कहते हैं, वाइट जर्कन कहते हैं, ओपल कहते हैं, इन सब का ये भी हम इस्तेमाल करते हैं ग्रह शुक्र के लिए जो है। और जो शुक्र का मेटल है वो बेसिकली वाइट मेटल होता है जिसको हम प्लेटिनम भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो उंगली है जिसमें हमें पहनना चाहिए, या तो मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली हो, या सबसे छोटी उंगली हो, उसमें हम इसको पहनते हैं फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन जो है। फिर शनि की बात है, शनि सैटर्न है। और सैटर्न का जो प्रीशियस स्टोन है वो ब्लू सफायर है जिसको हम नीलम के नाम से जानते हैं। और इसके भी जो है बहुत सारे सब्स्टिट्यूट स्टोन हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन है, जैसे एक्वामेरीन है या लैपिस है या ब्लू टोपाज है, एमेथिस्ट है। तो इस तरह के ये सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं जिसका कि हम शनि के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शनि का जो मेटल है जिसमें हमें ये जेम स्टोन बनाना चाहिए अंगूठी, उस मेटल को हम कहते हैं अष्टधातु। अष्टधातु जो 8 मेटल का
एक एलॉय होता है, उसमें हम इसको बनाया जाता है। और इसको जो पहनने का सवाल है, जो हम ब्लू सफ़ायर की अंगूठी पहनेंगे, हमारे जो हाथ की मिडिल फिंगर है उसमें हम इसको पहनते हैं। और शनिवार के दिन जो है, जहाँ तक राहु का सवाल है, राहु का जो स्टोन है वो गोमेद हम बोलते हैं या सोनाइट बोलते हैं उसको। इसको हम सिल्वर में पहनते हैं रिंग फिंगर में। और सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन जो है, केतु का जो स्टोन है वो कैटसाई है, जिसको हम लहसुनिया भी कहते हैं। और इसको भी हम सिल्वर में सबसे छोटी उंगली में शनिवार के दिन पहनते हैं। और जहाँ तक अभी हम लोग बात कर रहे थे, हमने दो एलॉय की बात की, एक बेल मेटल और एक अष्ट धातु। बेल मेटल जिससे मंदिरों में घंटियाँ बनती हैं, वो एक एलॉय होता है, दो धातुओं का मिश्रण है, जिसमें 77% कॉपर होता है और 23% उसमें टिन होता है। ऐसे ही जब अष्ट धातु की बात करते हैं तो 8 मेटल का, 8 धातुओं का एक मिश्रण है, एलॉय है, जिसमें हम लोग गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, लेड है, निकल है और एल्युमिनियम है। इन हम धातुओं का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, हमें जो अष्ट धातु के लिए जो है। अब मैंने कहा कि जो जेम स्टोन है उसके बारे में बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज हम उन्हीं को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने जो प्रश्न किए हैं, बहुत एक जेन्युइन प्रश्न हैं, बहुत एक ज़रूरी भी हैं, हर व्यक्ति को जानना चाहिए, जिससे कि हम मिसगाइड ना हो इनके बारे में। जब भी आपने देखा कि जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और हमारा कोई प्लैनेट की दशा खराब चल रही है, गोचर खराब चल रहा है, या कोई एडवर्स योग का हमें इफेक्ट मिल रहा है, तो नॉर्मली मैंने देखा कि शनि की दशा खराब चल रही है तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि चलो आप नीलम पहन लीजिए। राहु की दशा खराब चल रही है तो गोमेद पहन लीजिए। मंगल की दशा अगर खराब चल रही है तो आप कोरल पहन लीजिए। क्या ये सही है? क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और जेम का सिलेक्शन एक एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। और जेम का सिलेक्शन कोई भी आसानी से, अगर कोई विद्वान ज्योतिष नहीं है तो वो नहीं कर सकता एक्चुअली में। और हमें हमेशा मिसगाइड ही करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लोग कहते हैं राशि का स्टोन पहन लो या सारे प्लैनेट का स्टोन पहन लो। ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि पहले तो राशि के स्टोन का कोई मतलब नहीं है, हम किसी भी राशि के हिसाब से स्टोन नहीं पहन सकते। और दूसरा, अगर हम सारे स्टोन पहनेंगे तो पहली चीज़ तो है कि कुछ स्टोन आपस में कंपेटेबल नहीं होते, और दूसरा ये है कि हर स्टोन हमें फ़ायदा नहीं करता। स्टोन से हमें बहुत नुकसान हो सकता है। अगर हम राइट स्टोन नहीं पहनेंगे बिना किसी विद्वान ज्योतिष की सलाह लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा उसका नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही है कि हम किस प्लैनेट का स्टोन हम पहन सकते हैं। और ज्योतिष में उसके बारे में बहुत एक क्लियरली कहा गया कि वो ग्रह जो आपको शुभ फल दे सकता है, जो ग्रह आपके हॉरोस्कोप में शुभ फलदायक है, विच कैन गिव यू द बेनिफिक रिजल्ट्स, या उसके हम शुभ फल ही प्राप्त होंगे, सिर्फ हम उसी प्लैनेट का स्टोन हम पहन सकते हैं जो प्लैनेट हमारे लिए ऑलरेडी अशुभ हैं। और जैसा हो रहा, जैसा मैंने कहा कि जो प्लैनेट अशुभ होता है उसी का स्टोन हम पहना देते हैं, क्योंकि बहुत डेंजरस है। जैसे कि मैंने कहा कि शनि अगर खराब है तो लोग कहते हैं कि ब्लू सफ़ायर पहन लो, मंगल खराब है तो कोरल पहन लो। बहुत डेंजरस है, बहुत एक नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है। तो सिर्फ हम उसी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या उसी प्लैनेट का जेम स्टोन पहन सकते हैं जो प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में शुभ फलदायक है। जो प्लैनेट अशुभ फलदायक है उसको कभी हम स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे जेम स्टोन पहन कर तो और बलवान हो जाएगा और ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचाएगा। तो इसलिए हमेशा
ध्यान रखिए कि हम जिस स्टोन को भी अगर हम पहनने वाले हैं तो किसी भी विद्वान ज्योतिष की सलाह लिए बिना आपको जेम स्टोन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसेस्ट्रस हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हर प्लैनेट सन मून को छोड़कर दो राशियों का स्वामी होता है। दो राशियों का स्वामी होता है, मतलब इट हैज ए लॉर्डशिप ऑन टू हाउसेस एक्सेप्ट सन एंड मून। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई भी स्टोन पहनते हैं तो एक लाइफ के एस्पेक्ट के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे फल देता है और दूसरे लाइफ के एस्पेक्ट को खराब कर देता है। मान लीजिए कि आपने कोई स्टोन पहना तो हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो, बट हो सकता है कि आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान करे। कोई स्टोन आपकी मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से खराब कर दे। तो हर प्लैनेट सन मून को छोड़कर, क्योंकि दो राशियों का स्वामी होता है, तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि अगर कोई फल प्लैनेट कोई भी जेम स्टोन अगर अच्छे रिजल्ट देगा तो कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, और नेचुरली अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो उस केस में भी हम उस जेम स्टोन को नहीं पहनते, या पहनते भी हैं तो बहुत एक शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी जो लर्नेड एस्ट्रोलॉजर है उसकी सलाह लिए बिना हम नहीं पहनेंगे। और दोस्तों, जेम्स के बारे में, रत्नों के बारे में बहुत बातें करनी हैं, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जो भी आपके प्रश्न आए हैं मेरे पास उनका तो हम आंसर देंगे ही। और आप देखेंगे कि बहुत लोगों के मन में भ्रांति है, या लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रमित किया गया है इनके बारे में जो है। तो उन सभी प्रश्नों का, जो भी आपके प्रश्न आए हैं उनका हम जवाब देंगे, और जो भी अगला प्रोग्राम होगा उसमें हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, कुछ प्रश्न भी आया हुआ है, तो उसके बारे में भी एक बार हम लोग देखते हैं कि हाँ, ये प्रश्न जो है वो काजल जी पूछ रही हैं, जिनका कि डेट ऑफ बर्थ 23 दिसंबर 2001 है, टाइम शाम का 7:30 है, और जो जगह है, बर्थ प्लेस है, वो अहमदाबाद है। इन्होंने पूछा है क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, और वैसे तो मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, क्या मैं आईएएस बन पाऊंगी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये नेचुरली ये जिज्ञासा सभी के मन में होती है कि हम क्या ये पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। और हमने इनका जो हॉरोस्कोप बनाया उसमें जो लग्न है वो मिथुन राशि है, जेमिनी साइन है, जहाँ पर जुपिटर और राहु का प्लेसमेंट है। जुपिटर या जो बृहस्पति कहते हैं वो वक्री है। फिर इनके 7th हाउस में 4 प्लैनेट का प्लेसमेंट है, सन, मरकरी, वीनस और केतु। सन, मरकरी, वीनस और केतु। वीनस जो है वो सन के बहुत पास है, इसको हम अस्त कहते हैं, कम्बस्ट कहते हैं, जिससे उसकी पोजीशन थोड़ा सा वीक हो जाती है। और दूसरा, सन जो है वो एक्लिप्स्ड है विद द केतु, या केतु से ग्रसित है, क्योंकि सन और केतु में जो डिग्री में डिफरेंस है बहुत कम है। फिर इनका जो चंद्रमा है वो 10th हाउस में है, हाउस ऑफ प्रोफेशन में है। और इसके बाद जो शनि है वो 12th हाउस में वक्री होकर उसका प्लेसमेंट है। और क्योंकि इन्होंने प्रोफेशन से संबंधित बात की, और प्रोफेशन के लिए हम एक डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करते हैं, जिसको कि हम दशमांश चार्ट कहते हैं, D10 चार्ट कहते हैं, उसको भी हमने बनाया, उसको भी एग्जामिन किया। तो उन सभी के बेसिस पर अगर हम देखें तो इनके जो हॉरोस्कोप में कई जो हैं बहुत अच्छे योग हैं। सबसे पहले कि लग्न के ऊपर तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। लग्न के ऊपर जो हम कहते हैं कि मरकरी, वीनस, जुपिटर, तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है, जिससे कि एक लग्नाधि योग बनता है,
जिसकी वजह से लग्न जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, या पर्सन बिकम्स वेरी कैपेबल एंड पर्सन हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल आल्सो। उसके बाद सन है, सन के साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, मरकरी, वेनस, जुपिटर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि सन का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है हॉरोस्कोप में जो है। इसके अलावा जो फिफ्थ हाउस है उसका लॉर्ड वीनस है, वो सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड है। तो इसीलिए जो है वो हम कहेंगे कि ये भी एक राजयोग बनता है, जो कि बहुत अच्छा एक योग है। इसके अलावा इनके जो हॉरोस्कोप में मरकरी और जुपिटर का आपस में स्थान परिवर्तन है, जिसको हम एक्सचेंज कहते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा राजयोग बनता है हॉरोस्कोप में जो है। और दसवां चार्ट में भी जो प्लैनेट की पोजीशन है वो सेकंड का प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन सन का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। तो पहली चीज़ तो यह है कि अगर हम गवर्नमेंट नौकरी की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, तो दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो होनी भी चाहिए। लग्न बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका 10th हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, 9th हाउस जो भाग्य स्थान है वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके अलावा जो दो प्लैनेट हैं सन और सैटर्न, सन आपको अथॉरिटी देता है और सैटर्न आपको स्टेटस देता है। तो अगर गवर्नमेंट सर्विस की जो उन्होंने बात की, सिविल सर्विस एग्जाम की बात की, उसमें अगर आईएएस बनना है तो ये दोनों प्लैनेट का भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बट मैंने कहा कि हॉरोस्कोप में प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि वीनस कंबस्ट है, अस्त है, सन बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, देयर नो डाउट अबाउट इट। सैटर्न का थोड़ा सा 12th हाउस में प्लेसमेंट है, जिसको हम उतना अच्छा नहीं मानेंगे, बट समहाउ सैटर्न इज वेल प्लेस्ड इन द दसमांश चार्ट। बट दसमांश चार्ट में जो सन है, जो एक मुख्य प्लैनेट है, वो थोड़ा सा 12th हाउस में गया है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी पोजीशन उसकी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। और इनकी जो इस समय दशा ऑपरेट हो रही है, दशा केतु की दशा है, जो 24 अप्रैल 2027 तक ऑपरेट होगी। और केतु की दशा को इन सब चीज़ों के लिए, या हमारे जो मटेरियल कंफर्ट्स हैं या जो मटेरियल गेन्स हैं लाइफ में, उसके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है एक्चुअली में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है, बट समहाउ दशा बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए आपको अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होना है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सिंसियरली, बहुत डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरा यह है कि अगर सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता भी है तो आईएएस मेन थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, या उसकी पॉसिबिलिटी मैं कहूँगा रिमोट है, बट पॉसिबिलिटी है कि आपको जो कोई भी एलाइड सर्विस है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, उसके मिलने की पूरी जो है वो संभावना है। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि आप पूरी तरह से मेहनत करिए, एफर्ट्स करिए, पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करिए, तब आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलने की पूरी जो है वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हम जो रत्नों की बात कर रहे थे कि ज्योतिष में हम उनका उपाय के तौर पर कैसा इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने भ्रांतियाँ पूछी हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। लेकिन आपके मन में भी अगर कोई शंका हो रत्नों के इस्तेमाल के बारे में, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो उसको भी हम अगले प्रोग्राम में लेंगे। और आपके सारे जो भी भ्रांतियां हैं रत्नों के बारे में, और किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं, कैसे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इन सब के बारे में हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मुझे आपके जो भी प्रश्न हैं उनका इंतज़ार रहेगा, और हम सबका जो है जवाब अगले कार्यक्रम में देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।